वेलकम टू एग्रो एकेडमी। आज हम लोग MCQ सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 है और इस सीरीज़ में हम लोग ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 3 से इंस्पायर्ड है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग आज का MCQ सीरीज़। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ एयर स्टैंडर्ड साइकिल। याद है एयर स्टैंडर्ड साइकिल में मैंने 7 या 8 अजम्पशंस बताए थे। ठीक है, उसमें सबसे पहला जो अजम्पशन था क्या था कि हमारा जो वर्किंग फ्लूइड होगा वो क्या होगा, एयर होगा। एकदम वर्किंग फ्लूइड क्या होगा, वो भी परफेक्ट एयर। ठीक है, परफेक्ट एयर कहने का क्या मतलब हो गया कि इसका CP CV सभी चीज़ें कांस्टेंट होगी, टेम्परेचर के साथ इसमें वेरिएशन नहीं होगा स्पेसिफिक हीट का, है ना। टेम्परेचर के साथ स्पेसिफिक हीट का वेरिएशन नहीं होगा। ये सब याद आ रहा है, लेक्चर देख लेना एक बार, PDF देख लेना लेक्चर का, उसमें मैंने सब 7-8 एजम्पशंस करवाए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, परफेक्ट वर्किंग फ्लूइड इज अ परफेक्ट गैस। ये तो था उस एजम्पशन में, परफेक्ट गैस है, मिक्सचर नहीं होता है। मतलब इसमें सिंपल सा कहने का मतलब है कि ये मिक्सचर नहीं होगा। अभी एक्चुअली में रियल इंजन में क्या होता है, वहाँ पे एयर फिल का मिक्सचर जाता है, बट हमारा जो अजम्पशन है एयर स्टैंडर्ड साइकिल का, उसमें क्या है कि उसमें परफेक्ट गैस होगा, और वो परफेक्ट गैस कौन सा होगा, एयर होगा हमारा परफेक्ट गैस। ठीक है, अब देखो स्पेसिफिक हीट्स CP एंड CV वेरी विद टेम्परेचर। क्या वहाँ पे वेरी कर रहा था टेम्परेचर के हिसाब से? नहीं, वहाँ पे क्या था, कांस्टेंट था टेम्परेचर के हिसाब से। टेम्परेचर के हिसाब के साथ वेरी नहीं करना है, वेरी नहीं करना है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कौन सा नहीं है अजम्पशन हमारा, तो ऑप्शन नंबर B इज योर करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर 3, द साइकिल इज कंसिडर्ड इन ए क्लोज लूप। यस, ये था कि हमारा जो भी साइकिल होगा वो क्लोज लूप में होगा। एंड कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन प्रोसेस आर रिवर्सिबल एडियाबैटिक। रिवर्सिबल एडियाबैटिक भी होता है ये, कंप्रेशन प्रोसेस रिवर्सिबल भी होता है ना, एडियाबैटिक होता है। तो हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सॉरी ये नहीं, करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, B हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट CP एंड CV वेरी विद टेम्परेचर। एक्चुअली में ये वेरी नहीं करता, लेकिन यहाँ पे नोट दिया है तो इसका उल्टा होगा। क्लास में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट आप सभी लोगों के लिए। आज हो चुका है 20 जनवरी और 19 अप्रैल का एग्ज़ाम है। टोटल आपके पास 90 डेज़ बचते हैं यहाँ से। ठीक है, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोग 1-2 बार रिवीजन कर चुके हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप वर्किंग में हैं और आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, आप लोग के लिए अपना बैच स्टार्ट किया था। इसमें आपके लगभग 80% सिलेबस कवर हो चुके हैं। अगर आप डेली अपने 3 से 4 घंटे दे पाते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम है अपनी स्टडी स्टार्ट करने का। क्लास देखने के बाद क्लास की PPT मिल जाएगी आपको प्रिंटेबल, उसके साथ साथ अलग से हमने ई-बुक आपके लिए बना के दे दिया है, प्लस इसमें आपको टेस्ट सीरीज़, प्लस आपको अलग से हमने जितने भी पेड बच्चे हैं उनके लिए ग्रुप बना दे दिया। डेली वहाँ पे सीरीज़ चलती है, बच्चे अपना आंसर वगैरह करते हैं, ओपन ग्रुप है, कोई भी डाउट वगैरह अपना पूछ सकते हैं। तो फरवरी और मार्च का वेट ना करें, लास्ट में जाकर बहुत ज़्यादा पैनिक मोमेंट होगा, कुछ भी चीज़ें याद नहीं रहेंगी। तो ये बेस्ट टाइम है अपनी स्टडी स्टार्ट करने का। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब क्लास में आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एयर स्टैंडर्ड एनालिसिस द वैल्यू ऑफ गामा CP/CV। CP/CV कितना होता है, 1.414 के बराबर होता है। तो CP/CV 1.414 कितना है, ऑप्शन नंबर C। द मॉलिक्यूलर वेट इज अज्यूम्ड इन अ स्टैंडर्ड साइकिल एनालिसिस अप्रोक्सीमेटली। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर का मॉलिक्यूलर वेट हम लोग कितना अज्यूम करते हैं, 29। ये सब फैक्ट है, इसको याद रखना है। 29 होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट एयर का। Which lies assumed to be followed by the working fluid in air standard cycle। एयर स्टैंडर्ड साइकिल में सबसे पहला क्या होता है, PV = MRT, आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करता है। तो PV = ART क्या है, A है। बाकी वॉन्डर वाली इक्वेशन तो ये हमेशा रहता है, बर्नौलीज प्रिंसिपल तो लगता नहीं, पास्कल्स लॉ तो लगता नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। इन एयर स्टैंडर्ड साइकिल द कंबशन प्रोसेस इज रिप्लेस्ड बाई, एयर स्टैंडर्ड साइकिल में जो कंबशन प्रोसेस है उसको हम लोग किससे रिप्लेस करते हैं, इंटरनल केमिकल रिएक्शन से रिप्लेस करते हैं, हीट एडिशन से रिप्लेस करते हैं, हीट एडिशन फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल केमिकल रिएक्शन तो होता नहीं है, ये तो होता ही नहीं है। तो हम लोग एक्चुअली देखो हम लोग कैसे करते थे, एयर स्टैंडर्ड साइकिल को अगर हमको बनाना होता था तो हम लोग एयर स्टैंडर्ड साइकिल जो हम लोग डेरिवेशन करते थे, तो क्या जैसे हम लोग एयर स्टैंडर्ड साइकिल, एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल या पेट्रोल साइकिल की, पेट्रोल साइकिल में ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम होता था। ऐसा करते थे ना, ऐसा ही डायग्राम बनाते थे ना, जिसमें बोलते थे कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, और यहाँ से क्यू इन करते थे
और ये हमारा क्यू आउट होता था, यही होता था ना। तो इसका मतलब क्या कि इंटरनल केमिकल रिएक्शन तो होता नहीं था, हम लोग हमेशा क्या करते थे, क्यू इन करवाते थे एक्सटर्नल से। तो हीट एडिशन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। हीट रिजेक्शन टू द सराउंडिंग, ये तो होता ही है, बट कंबशन प्रोसेस बोल रहा है ना, ये एग्जॉस्ट प्रोसेस नहीं बोल रहा है, कंबशन प्रोसेस बोल रहा है। तो कंबशन में हमेशा क्या होता है, हीट एडिशन होता है, हीट रिजेक्शन नहीं होता है, हीट एडिशन होता है, ठीक है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन ये भी नहीं होता। इसका ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी करेक्ट हो गया। द एग्जॉस्ट प्रोसेस इन एक्चुअल इंजन इज रिप्लेस्ड इन द एयर स्टैंडर्ड साइकिल बाई, हाँ, एयर स्टैंडर्ड साइकिल में हमारा जो एग्जॉस्ट प्रोसेस है इन एक्चुअल इंजन इज रिप्लेस्ड, मतलब एग्जॉस्ट प्रोसेस जो एक्चुअल इंजन में होता है वो तो हमको पता है, लेकिन एयर स्टैंडर्ड साइकिल में उसको किससे हम लोग रिप्लेस करते हैं। तो 6 का कुछ एडियाबैटिक एक्सपेंशन हमारा कौन सा एग्जॉस्ट प्रोसेस है, तो एग्जॉस्ट प्रोसेस में एक्सपेंशन होता है ना। एग्जॉस्ट प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, अगर मैं एयर स्टैंडर्ड साइकिल की बात करूं, फिर से मैं बना देता हूं, एक तो ये साइकिल हो गया, ठीक है, और दूसरा कौन सा साइकिल था, है ना, ऐसा था, ठीक है ना, पीवी दोनों है। अब बताओ इसमें कौन सा डीजल साइकिल है, कौन सा, इसको मैं 1 बोलता हूं और इसको मैं 2 बोलता हूं, ठीक है। तो इसमें कौन सा डीजल साइकिल है, कौन सा पेट्रोल साइकिल है, मतलब कौन सा ऑटो साइकिल है, कौन सा डीजल साइकिल है। नंबर 1 इज योर ऑटो साइकिल और नंबर 2 इज योर डीजल साइकिल, है ना। तो एग्जॉस्ट प्रोसेस है इन एक्चुअल इंजन इज रिप्लेस्ड इन एयर स्टैंडर्ड साइकिल बाई, जो एक्चुअल इंजन में हमारा जो एग्जॉस्ट प्रोसेस है वो किससे रिप्लेस होता है, मतलब इन एयर स्टैंडर्ड साइकिल। तो ये किससे रिप्लेस होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीपी, हाँ, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू क्या होता है, आर, ठीक है, और सीपी बाई सीवी क्या होता है, गामा, और गामा की वैल्यू होती है क्या, 1.4, ठीक है ना। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर यूज्ड फॉर एयर, एयर के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो कौन सा होता है, 1.005 किलोजूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है। ये होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर, स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर। ऑटो साइकिल कंसिस्ट ऑफ, अभी मैंने डायग्राम बना के बताया था, तो 2 कांस्टेंट प्रेशर साइकिल एंड 2 एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ऑटो साइकिल में 2 कांस्टेंट प्रेशर होता है क्या, कैसे, ऑटो साइकिल का डायग्राम पता है ना कैसे, ऑटो साइकिल कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, ऐसे ही बनाते हैं ना, ठीक है। इसमें क्या है, ये एडियाबैटिक कंप्रेशन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। 1 से 2 हमारा क्या है, एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। 2 से 3 क्या है हमारा, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, ठीक है। 3 से 4 क्या है हमारा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और 4 से 1 क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है और 2 हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस तो है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 तो ए तो होगा नहीं। 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, 2 एडियाबैटिक प्रोसेस, यस, बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। 2 कांस्टेंट वॉल्यूम, 2 आइसोथर्मल प्रोसेस, ये भी नहीं होगा। 1 कांस्टेंट, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट। हीट एडिशन इन ऑटो साइकिल टेक्स प्लेस है। अब हीट एडिशन किस में होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। ये सब क्वेश्चन तो देखते के साथ आंसर आ जाना चाहिए। द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज अ फंक्शन ऑफ, हाँ, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल का क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ET। थर्मल एफिशिएंसी क्या होता है, 1 - 1 to the power R गामा -1, वेयर R इज योर कंप्रेशन रेशियो, है ना, वेयर R इज योर कंप्रेशन रेशियो। तो thermal efficiency auto cycle is a function of compression ratio only, cutoff ratio only, compression ratio, specific heat ratio, pressure ratio, temperature ratio। तो इसमें क्या आ रहा है, R ही आ रहा है ना,
r to the power gamma minus 1, तो compression ratio only. If the compression ratio of Otto cycle is increased, थोड़ा सा मैं और छोटा कर लेता हूँ. हाँ, if the compression ratio of an Otto cycle is increased, if the compression ratio of an Otto cycle is increased, the thermal efficiency क्या होगा इसकी? तो ऑटो साइकिल की थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है? 1/r to the power gamma minus 1. ठीक है, यही होती है ना. अब इसको मैंने इंक्रीज कर दिया, कंप्रेशन रेशियो को मैंने क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया. r इज इंक्रीज्ड. जब r बढ़ेगा तो ये डिनोमिनेटर में बढ़ रहा है ना. कल मैंने बताया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर डिनोमिनेटर को इस पूरे फ्रैक्शन को छोटा करना है तो डिनोमिनेटर को बड़ा करना होगा, है ना. अब ये पूरा फ्रैक्शन छोटा हो गया, ये 1 माइनस है, तो ये जब पूरा छोटा हो गया तो 1 माइनस में से जब छोटा नंबर माइनस करोगे तो वो तो बड़ा होगा. और अगर यही हम लोग डिनोमिनेटर को घटा देते हैं, अगर डिनोमिनेटर को घटाएंगे तो ये पूरा फ्रैक्शन बढ़ेगा और 1 माइनस में से बड़ा वैल्यू माइनस होगा तो ये तो घटेगा. तो इसका मतलब क्या होगा कि इफ द कंप्रेशन रेशियो ऑफ एन ऑटो साइकिल इज इंक्रीज्ड द थर्मल एफिशिएंसी विल इंक्रीज. डिक्रीज तो होगा ही नहीं, रिमेन्स कांस्टेंट होगा ही नहीं. तो फर्स्ट इंक्रीज देन इंक्रीज, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा. ठीक है, चलो. स्पार्क एक्सचेंजर थ्योरेटिकली ऑपरेट्स एट विच ऑफ द साइकिल? अरे यार, ऑटो साइकिल. एक्सपेंशन प्रोसेस इन ऑटो साइकिल इज अ एक्सपेंशन प्रोसेस ऑटो साइकिल में कैसा होता है? आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसेंट्रोपिक, आइसोकोरिक. तो आइसेंट्रोपिक बना के दिखाया था ना मैंने. फॉर अ कंप्रेशन रेशियो ऑफ इट द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ एन ऑटो साइकिल इज अप्रोक्सीमेटली. इसको कैलकुलेट करके देखो कितना आता है. 1/1 to the power r गामा माइनस 1. एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी बोल रही है तो गामा की वैल्यू आपको पता है 1.4 है ना. तो 1 बाई कंप्रेशन रेशियो 1/8 और इसका 1.4 माइनस 1 कितना हो गया? 1 माइनस 1/8 to the power 0.4. यही होगा ना. इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो. 8 to the power 0.4 कितना हो गया? 1/1 to the power कितना है? 2.3. वो 2.23 यही है ना. इसको मैं सही करता हूं. 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2.23 इक्वल टू इतना इंटू 100 55.156. तो क्लोजेस्ट आंसर क्या है? 55 का क्लोजेस्ट कौन सा है? ये है 56%. इन पीवी डायग्राम ऑफ एन ऑटो साइकिल द वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स. वर्टिकल रिप्रेजेंट क्या बोलता है? कांस्टेंट एडियाबैटिक कंप्रेशन, ये तो होगा नहीं. कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, ये भी नहीं होगा. कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ये होगा. वर्टिकल लाइन है ना. वर्टिकल लाइन प्रेशर वॉल्यूम में ये जो वर्टिकल लाइन होता है वो कौन सा क्या रिप्रेजेंट करता है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस रिप्रेजेंट करता है. डीजल साइकिल इज नोन एज कांस्टेंट प्रेशर साइकिल. इसमें क्या है? हीट एडिशन इन डीजल साइकिल ऑकर एट कांस्टेंट प्रेशर. कट ऑफ रेशियो इज टर्म एसोसिएटेड विद व्हिच साइकिल? डीजल साइकिल. The efficiency of a diesel cycle is given by formula involving. हाँ भाई, इसका फॉर्मूला याद है? एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल का थर्मल एफिशिएंसी 1 माइनस 1 टू द पावर r गामा माइनस 1 इंटू रो टू द पावर गामा माइनस 1. और यहाँ पे क्या होगा? गामा रो माइनस 1. सॉरी, इसको फिर से लिखता हूँ. गामा इंटू रो माइनस 1 है ना. जहां पर रो क्या है? कट ऑफ रेशियो है. ठीक है. और आर क्या है? कंप्रेशन रेशियो है. ये फॉर्मूला याद रहेगा तब तो क्वेश्चन बनेगा ना. तो इसको याद कर लेना है. तो एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इज गिवन बाय अ फॉर्मूला इन्वॉल्विंग कंप्रेशन रेशियो ओनली. तो ये तो होगा नहीं. कंप्रेशन रेशियो, कट ऑफ रेशियो, ये भी होगा, यही होगा. एक्सपेंशन रेशियो, प्रेशर रेशियो, तो ये होगा नहीं. तो ऑप्शन नंबर बी. As the cutoff ratio increases in diesel cycle, keeping compression with the efficiency.
हाँ, इसका जो फॉर्मूला है इससे क्या पता चलेगा हमको, अगर कट ऑफ रेशियो को इंक्रीज करते हैं तो कट ऑफ रेशियो इंक्रीज करने का डायग्राम से देखो मतलब क्या होता है। अगर ये है ऐसा है ना, कट ऑफ ये है गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, मतलब कट ऑफ रेशियो क्या होता है V3/V2। अगर इसको बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, V3/V2 को इंक्रीज करना, यानी V2 को अभी मैंने बताया ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंक्रीज करना है, तो डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, सॉरी डिनोमिनेटर को घटाना पड़ेगा और न्यूमरेटर को बढ़ाना पड़ेगा, यही ना। तो ये जो 2 नंबर पॉइंट है वो घटेगा कैसे, वॉल्यूम तो इधर बढ़ रहा है ना, ठीक है। तो इफ द कट ऑफ रेशियो इन डीजल साइकिल इज इंक्रीजिंग, और इसकी जो थर्मल एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है 1 to the power r गामा -1 रो टू द पावर गामा -1 गामा रो -1, यही होती है। तो अगर मैं कट ऑफ रेशियो को इंक्रीज करूंगा तो इसकी थर्मल एफिशिएंसी होगी, इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, रिमेन सेम या बिकम्स 0। तो इसकी कट ऑफ थर्मल एफिशिएंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी, बी, ऑप्शन नंबर बी इज। अगर कट ऑफ रेशियो को हम लोग इंक्रीज करेंगे तो इसके थर्मल एफिशिएंसी जो क्या होगी वो डिक्रीज होगी, ठीक है। क्योंकि कट ऑफ रेशियो को इंक्रीज करने का क्या मतलब, क्या रो बढ़ना है, रो इंक्रीज होगा का मतलब क्या, V3 बढ़ेगा, V3 बढ़ेगा मतलब V3 आगे होगा, है ना, V3 भी बढ़ेगा और V2 कमेगा, तो ये बड़ा होता जाएगा ना, V2 कमेगा और V3 बड़ा होगा, तो ये प्रोसेस कुछ ऐसा होगा, बाकी सभी प्रोसेस वैसे ही होंगे, है ना। तो हमारा जो क्या होगा कि हमारा जो वर्क होगा ना, वर्क डन विल बी लेस यस इन कंपेयर व्हेन कट ऑफ रेशियो इंक्रीजेस, तो इसीलिए हमारी जो एफिशिएंसी होगी वो डिक्रीज होगी। हाई स्पीड कंप्रेशन इग्निशन इंजन टाइपिकली अप्रोक्सीमेटेड विच साइकिल, कौन सा साइकिल होता है हाई स्पीड कंप्रेशन इग्निशन में। अरे यार कंप्रेशन इग्निशन बोल ही दिया, तो फिर क्या होगा, इसमें कंफ्यूजन क्या है, डीजल साइकिल होगा। नहीं, थोड़ा सा वेट करना है। 21 हाई स्पीड कंप्रेशन इग्निशन इंजन टाइपिकली अप्रोक्सीमेटेड विद साइकिल, तो ये डुअल साइकिल को अप्रोक्सीमेट करता है, हाई स्पीड बी नहीं होगा इसका आंसर। इसका जो हाई स्पीड कंप्रेशन इग्निशन CI इंजन जो होते हैं टाइपिकली अप्रोक्सीमेट विद साइकिल, तो ये डुअल साइकिल मिक्स साइकिल में होता है। तो मिक्स साइकिल में क्या होता है वो देखो, तो डुअल साइकिल में क्या होता है, डुअल साइकिल में क्या होता है, डुअल साइकिल में होता है कि हमारा एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है और बाकी सारे प्रोसेसेस सेम तरीके से चलते हैं। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। डुअल साइकिल में क्या होता है कि कुछ हीट हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करते हैं, कुछ हीट हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड भी करते हैं, इसी को हम लोग डुअल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो हाई स्पीड कंप्रेसर इग्निशन इंजन टाइपिकली अप्रोक्सीमेट विच साइकिल, तो डुअल साइकिल बोलते हैं, डुअल साइकिल को अप्रोक्सीमेट करता है वो। इन डीजल इंजन व्हाट इज कंप्रेस्ड ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक, क्या होता है डीजल साइकिल में कंप्रेस, एयर फ्यूल का मिक्सचर और ओनली फ्यूल, ओनली एयर, तो ओनली एयर। द कंप्रेशन रेशियो ऑफ डीजल इंजन इज जनरली इन द रेंज ऑफ 16 से 22, ये सब याद होना चाहिए। हीट रिजेक्शन डीजल साइकिल टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम,
इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। द डुअल साइकिल इज ऑल्सो नोन एज लिमिटेड प्रेशर साइकिल। ठीक है। हीट एडिशन इन द डुअल साइकिल ऑकर्स इन हाउ मेनी स्टेप्स? तो 2 स्टेप्स। अभी मैंने बताया था ना, पार्टली कांस्टेंट वॉल्यूम एंड पार्टली कांस्टेंट प्रेशर। विच फैक्टर एसेंशियली डिस्टिंग्विश द डुअल साइकिल फ्रॉम ऑटो एंड डीजल साइकिल? इट हैज 2 एग्जॉस्ट स्ट्रोक। नहीं। इट हैज 2 हीट एडिशन प्रोसेस। यस। इट हैज 2 कंप्रेशन स्ट्रोक्स। नहीं। इट यूजेस 2 डिफरेंशियल फ्यूल्स। नहीं। ये 2 हीट एडिशन प्रोसेस होता है इसमें। डुअल साइकिल द एक्सप्लोजन रेशियो और प्रेशर रेशियो रेफर्स टू द रेशियो ऑफ प्रेशर ड्यूरिंग constant volume heat addition. In dual cycle, the explosion ratio or pressure ratio refers to the ratio of pressure during constant volume heat addition. Modern high-speed diesel engines are the best represented by the dual cycle. For the same compression ratio and heat put, the order of efficiency is for the same compression ratio and heat input, the order of efficiency is। चलो भाई देखो, सेम compression ratio पहले हम लोग शुरू करते हैं। किसका पहले डायग्राम बना है? पहले डीजल साइकिल का डायग्राम बनाते हैं। सेम compression ratio होना चाहिए। ये हमने बनाया किसका डायग्राम? ऑटो साइकिल का डायग्राम। सेम कंप्रेशन रेशियो के लिए डीजल साइकिल की डायग्राम क्या होगी? कंप्रेशन रेशियो मतलब क्या? ये सेम, तो ये हो जाएगी हमारी कांस्टेंट प्रेशर कर्व। ये जो ब्लू वाली लाइन मैंने ड्रॉ की, तो ये क्या हो गया? 1 2 3 4 हमारी डीजल साइकिल हो जाएगी। 1 2 3 डैश 4 1 1 2 3 डैश 4 1 हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4। ये ऑटो साइकिल। ठीक है। 1 2 3 डैश 4 ये हो जाएगी हमारी क्या? डीजल साइकिल। ठीक है। और थोड़ा कांस्टेंट प्रेशर, उसके बाद ये, और उसके बाद ये। नहीं, इसको सुधारना पड़ेगा। हमारी जो कंप्रेशन रेशियो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। मतलब क्या? यानी V1 बाई V2, कंप्रेशन रेशियो V1 बाई V2 ही होगा ना यहाँ पे, तो वो सेम होनी चाहिए। For the same compression ratio, heat input, the order of efficiency is। चलो पहले तो ये दोनों को देख लो, उसके बाद हम लोग डीजल साइकिल को लाते हैं यहाँ पे। अब देखो, जो वर्क डन किस में ज़्यादा होगा? हमारा वर्क डन हमारा ऑटो साइकिल में ज़्यादा होगा, क्योंकि डीजल साइकिल वाला जो एरिया है वो तो 2 और 3, यहाँ से तो ये हमारी डीजल साइकिल वाला एरिया है पूरा, जो मैंने अभी ब्लू कलर से रंगा है। और हमारी जो पेट्रोल साइकिल वाला एरिया क्या है, वो पूरा जो रेड कलर से जो कवर है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑटो साइकिल में ज़्यादा वर्क डन मिल रहा है ना। ठीक है। तो ऑटो साइकिल में सबसे ज़्यादा वर्क होगा, डीजल साइकिल में हमारा सबसे कम वर्क होगा, और ड्यूअल साइकिल का हमारा क्या होगा? बीच में होगा। तो सबसे कम एरिया क्या? ब्लू वाला एरिया सबसे कम है ना। अगर इसको डीजल ऑटो साइकिल को देखोगे तो पूरा वाला एरिया कम है। तो मैं एरिया की बात क्यों कर रहा हूँ पता है? क्योंकि वर्क डन क्या होता है पीवी डायग्राम में? एरिया इनक्लोज्ड बाय द पीवी कर्व, यही होता था ना। अब एरिया इनक्लोज जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा वर्क करेगा, और जिसका कम होगा वो कम वर्क करेगा। तो एरिया इनक्लोज किसका ज्यादा आ रहा है? ऑटो साइकिल का ज्यादा आ रहा है, डीजल साइकिल का सबसे कम आ रहा है, और डुअल साइकिल का बीच में आ रहा है। ठीक है। तो फोर कंप्रेशन रेशियो, फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो हीट इनपुट इज द ऑर्डर ऑफ एफिशिएंसी। ऑटो साइकिल में सबसे ज्यादा, डीजल साइकिल में। एंड हीट इनपुट द ऑर्डर ऑफ एफिशिएंसी इस सबसे ज्यादा ऑटो साइकिल में, उसके बाद डीजल साइकिल में, उसके बाद डुअल साइकिल में, इसके बाद डीजल साइकिल में। For the same maximum pressure and maximum temperature, the order of efficiency is।
डीजल साइकिल, डुअल साइकिल और ऑटो साइकिल। अब देखो सेम मैक्सिमम प्रेशर, ठीक है, ये हो जाएगा 1 2 3 4 फॉर द सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर द ऑर्डर ऑफ एफिशिएंसी इज। तो इसमें क्या हो जाएगा, मैक्सिमम प्रेशर के लिए हमारा जो डीजल साइकिल की एफिशिएंसी हो जाएगी वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी, ऑटो साइकिल की सबसे कम हो जाएगी, ठीक है, और डुअल की बीच में रहेगी, डुअल हमेशा बीच में रहेगी। सेम कंप्रेशन रेशियो के लिए हमारा ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी, और सेम मैक्सिमम प्रेशर के लिए और मैक्सिमम टेम्परेचर के हमारे डीजल साइकिल की एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी। If the compression ratio is the same, increasing the cutoff ratio of diesel cycle makes it approach the efficiency of auto cycle. ये मैंने लेक्चर में करवाया हुआ है। Which cycle allows for the highest compression ratio in the practical application? Diesel cycle. The same maximum pressure and heat input, which cycle is most efficient? इसको मैं ये दोबारा हो गया, रिपीट हो गया। फॉर सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट इनपुट विच साइकिल इज मोस्ट एफिशिएंट? डीजल साइकिल। द कैमशाफ्ट स्पीड इन अ 4 स्ट्रोक इंजन इज, क्या होता है याद करो, मैंने क्या बोला था, ये एक बड़ा गियर था, यहाँ पे एक छोटा गियर से चलाते हैं तो यहाँ पे हाफ हो जाता है, बताया था ना, हाफ द क्रैंकशाफ्ट स्पीड। The device used to minimize cyclic fluctuations of the speed in engine during each revolution is flywheel. गवर्नर क्या करता है, ओवर रेंज ऑफ रिवोल्यूशन करता है, ओवर रेंज ऑफ रिवोल्यूशन। मैंने जब गवर्नर वाला टॉपिक करवाया था तो उसमें बताया था ना कि फ्लाईव्हील करता है ड्यूरिंग ईच रिवोल्यूशन और गवर्नर करता है ओवर द रेंज ऑफ रिवोल्यूशन। गवर्नर एक्सटर्नल लोड के कारण करता है ना, एक्सटर्नल लोड जब आता है इंजन पे तब वो स्पीड को वेरी करता है, स्पीड को वेरी नहीं होने देता है, फ्लाईव्हील ड्यूरिंग ईच रिवोल्यूशन। तो इसका सबसे आंसर बढ़िया क्या आंसर हो गया, बी। डिफरेंशियल तो होगा नहीं, कार्बोरेटर होगा नहीं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लाईव्हील इज प्रोपोर्शनल टू, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लाईव्हील क्या होता, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, है ना, स्क्वायर ऑफ द स्पीड। यस, ओमेगा में क्या होता था, 2πn आता था ना, तो 2πn का स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑफ द स्पीड। स्पीड तो होगा नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ द स्पीड और इनवर्स ऑफ द स्पीड नहीं होगा, तो क्या होगा, स्क्वायर ऑफ द स्पीड। विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वाल्व्स, कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रड, कैम फॉलोवर एंड पिस्टन। कौन सा, क्रैंकशाफ्ट पे क्या माउंटेड रहता है, फ्लाईव्हील, इसको तो कोई मतलब ही नहीं, हाँ इसको ठीक है। विच कंपोनेंट इसमें ओपनिंग एंड क्लोज है, क्रैंकशाफ्ट, इस पे फ्लाईव्हील का माउंटेड पावर जाता है, कनेक्टिंग रड पिस्टन से कनेक्टेड होता है ना, कैम एंड फॉलोवर, ये ऑप्शन करेक्ट है हमारा। पिस्टन तो होगा नहीं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। इन 4 स्ट्रोक इंजन 1 पावर स्ट्रोक ऑकर्स फॉर एवरी, 4 स्ट्रोक इंजन में एक पावर स्ट्रोक कहाँ पे आता है, एट फॉर एवरी 720 डिग्री रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। द इनलेट वाल्व टाइपिकली ओपन्स, याद करो मैंने कैसे करके डायग्राम बना के बताया था ना, इसमें वाल्व टाइमिंग डायग्राम बताया था ना कि 10 डिग्री पहले हमारा इनलेट वाल्व ओपन होता है, इनलेट वाल्व ओपन होता है, ये खुला रहता है 40 से 45 डिग्री पहले तक। उसके बाद फिर इसको हम लोग यहाँ के बाद फिर कंप्रेशन स्टार्ट होता है, जब कंप्रेस होते रहता है तो यहाँ पे इनलेट वाल्व ओपन, यहाँ पे इनलेट वाल्व क्लोज हो जाता है। फिर यहाँ पे फिर हमारा 27 डिग्री पे फ्यूल का इंजेक्शन होता है, FI डीजल इंजन के केस में। उसके बाद ये जब 40 से 50 डिग्री पहले पहुँचता है तो यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है, फिर ये ओपन रहता है, ओपन रहता है, ओपन रहता है, ओपन रहता है, फिर से यहाँ पे 10 डिग्री बाद हमारा एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज हो जाता है ना, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज हो जाता है, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज हो जाता है। तो फिर यहाँ तक हमारा एग्जॉस्ट वाल्व ओपन है, यहाँ तक हमारा एग्जॉस्ट वाल्व होता है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, वाल्व ओवरलैप। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों वाल्व ओपन होता है,
है ना। ये हमारा 10 डिग्री था, ये भी हमारा 10 डिग्री था, ये हमारा 40 से 45 डिग्री था, और ये हमारा लगभग 55 डिग्री था, है ना, और ये हमारा 27 डिग्री था। ओके, तो इनलेट वाल्व टाइपिकली ओपन्स एग्जैक्टली एट टीडीसी? नहीं यार, एग्जैक्टली एट टीडीसी तो ओपन नहीं। एग्जैक्टली टीडीसी तो ये पॉइंट है हमारा, और एग्जैक्टली बीडीसी मेरा ये पॉइंट है। तो क्या एग्जैक्टली इस पॉइंट पे होता? नहीं, स्लाइटली बिफोर टीडीसी, टीडीसी से स्लाइटली बिफोर, यस बिफोर टीडीसी। एंड एट बीडीसी ये होगा नहीं, स्लाइटली आफ्टर टीडीसी ये होगा नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। द एग्जॉस्ट वाल्व टाइपिकली क्लोजेस एग्जैक्टली एट टीडीसी? नहीं, स्लाइटली बिफोर टीडीसी। बिफोर टीडीसी एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज आता है, नहीं, स्लाइटली आफ्टर टीडीसी। एट बीडीसी तो होता नहीं था। दो ओवरलैप पीरियड इज व्हेन बोथ वाल्व्स आर क्लोज्ड, ये होगा नहीं। बोथ वाल्व्स आर ओपन, यस, ओनली इनलेट वाल्व ये नहीं हो, बोथ वाल्व्स आर ओपन। स्क्वायर इंजन इज वन वेयर बोर इक्वल टू स्ट्रोक, क्या होता है? ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो बोर इक्वल टू स्ट्रोक। स्क्वायर इंजन मतलब क्या है? जिसका डायमीटर और जिसका स्ट्रोक लेंथ दोनों बराबर हो। ये हो गया हमारा डायमीटर और ये हो गया हमारा स्ट्रोक लेंथ, दोनों D इक्वल टू L होगा, तो वो हमारा स्ट्रोक टू बोर रेशियो होगा। अच्छा, यहीं से बताओ ट्रैक्टर इंजन का स्ट्रोक टू ट्रैक्टर इंजन में जो हमारा रेशियो होता है वो कितना होता है? 1.25। भूल गए? नहीं भूलना है भाई, 1.25 होता है बोर टू स्ट्रोक रेशियो। स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज गिवन बाय, स्वेप्ट वॉल्यूम किससे देना है? पीआई का मतलब पाई है, ये पीआई का मतलब पाई, ठीक है। तो स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है? ऑफ अ सिलेंडर इज गिवन बाय वेयर D इज बोर एंड L इज स्ट्रोक। स्वेप्ट वॉल्यूम किससे होता है सिलेंडर का? पाई D स्क्वायर L बाई 4। मतलब क्या? स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है? इट इज द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इन वन स्ट्रोक ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो एक्चुअली ये क्या है, इसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई बाई 4 D स्क्वायर और इंटू लेंथ। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है यार? कंप्रेशन रेशियो हमेशा बड़ा क्वांटिटी होता है ना। तो न्यूमरेटर में बड़ा होगा, तो न्यूमरेटर में एडिशन होगा तो बड़ा। ये ऑप्शन नंबर ए मेरे हिसाब से होना चाहिए 45 का, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा सॉरी, ये VS है ना, अच्छे से देखना, इसको कंफ्यूजन होगा यहाँ पे। देखो VS है हमारा जो है वो है स्ट्रोक वॉल्यूम, और हमारा जो VC है वो है क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है। हमारा जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो पेट्रोल इंजन का कितना होता है? 4:1 to 8:1, और डीजल इंजन का कितना होता है? 16:1 to 22:1। वेरी करता है 2-3, तो इसको देख लेना है कहीं पे, अगर मिलता है तो वो मतलब, बट डीजल इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो ज़्यादा होता है पेट्रोल इंजन से। तो यहाँ पे क्या होता है? VS प्लस VC डिवाइडेड बाई VC। क्लियरेंस वॉल्यूम नीचे में आता है। क्लियरेंस वॉल्यूम नीचे में क्या है? ऑप्शन नंबर सी। CP minus CV is equal to R is valid for only idle gas. Idle gases only. CP by CV is denoted by gamma. Connecting rod in the two-stroke engine is subjected to compression only. Option number B, compression only. ठीक है ना। कनेक्टिंग रड इन टू स्ट्रोक इंजन इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन ओनली। टू स्ट्रोक इंजन की बात कर रहे हैं। अगर 4 स्ट्रोक में होते तो फिर क्या होता? 4 स्ट्रोक इंजन में जो हमारा कनेक्टिंग रड है वो बोथ ये वाला ऑप्शन हो जाता। लेकिन चूंकि ये 2 स्ट्रोक में पूछ रहा है तो 2 स्ट्रोक में क्या होगा? कंप्रेशन ओनली। ये मैंने स्लाइड में करवाया हुआ है। विच इंजन इज प्रेफर्ड फॉर हेवी ड्यूटी फार्म ट्रैक्टर्स? डीजल इंजन, क्योंकि इसकी थर्मल एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। इसमें भी कुछ नहीं सोचना है। द फंक्शन ऑफ कनेक्टिंग रड इज टू
कनेक्ट पिस्टन टू कैमशाफ्ट, कैमशाफ्ट से कनेक्ट करता है या नहीं? कनेक्ट पिस्टन टू क्रैंकशाफ्ट, यस। कनेक्ट फ्लाईव्हील टू क्रैंकशाफ्ट, नहीं। कनेक्ट वाल्व्स टू कैम्स, नहीं। कनेक्टिंग नट क्या करता है? कनेक्ट पिस्टन टू क्रैंकशाफ्ट। स्कैवेंजिंग इज द टर्म रिलेटेड टू टू स्ट्रोक इंजन। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर एयर इज 1.005। तो स्पेसिफिक ये होता है, तो 52 का कितना होगा? 0.718। एन इंजन विद बोर 100 मिलीमीटर एंड स्ट्रोक 1 इज कॉल्ड स्क्वायर इंजन, है ना? ये दोनों बराबर है ना। अगर छोटा होता तो अंडर स्क्वायर होता, अगर बड़ा होता तो ओवर स्क्वायर होता, लेकिन चूंकि दोनों बराबर है तो ये हो गया स्क्वायर इंजन। थ्योरेटिकल साइकिल ऑफ ए गैस टर्बाइन इज द बैरोटन साइकिल। थ्योरेटिकल साइकिल फॉर गैस टर्बाइन कौन सा होता है? बैरोटन साइकिल होता है। इन टू स्ट्रोक इंजन ports are used instead of valves. Energy stored in the flywheel is given by 1/2 I omega square. A single cylinder 4-stroke engine produced power every. A single cylinder 4-stroke engine. सिंगल 4-stroke इंजन में 2 रिवोल्यूशन में 1 पावर स्ट्रोक आता है। विच इंजन रिक्वायर्स हेवियर फ्लाईव्हील? हाँ, ये इसमें हेवियर फ्लाईव्हील कौन से इंजन को ज़्यादा चाहिए? मल्टी सिलेंडर इंजन को हेवियर फ्लाईव्हील चाहिए? नहीं। क्यों? अरे भाई, क्योंकि मल्टी सिलेंडर इंजन में बहुत सारे सिलेंडर लगे हुए हैं ना, 1 2 3 4 5 सिलेंडर, कोई किसी न किसी में पावर स्ट्रोक होगा ही, तो उसको पावर स्टोर करने की आवश्यकता है ही नहीं, तो हेवियर फ्लाईव्हील की जरूरत नहीं है। सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक इंजन, सिंगल सिलेंडर 2-स्ट्रोक इंजन में हर एक रिवोल्यूशन पावर मिला, तो यहाँ पे भी स्टोर करने की आवश्यकता नहीं है। स्टीम टरबाइन में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक इंजन। द पावर डेवलप्ड इनसाइड द सिंगल इंजन सिलेंडर इज कॉल्ड, इनसाइड द इंजन सिलेंडर इज कॉल्ड, हाँ, द पावर डेवलप्ड इनसाइड द इंजन सिलेंडर। इंजन सिलेंडर के अंदर में जो पावर डेवलप होता है उसको हम लोग क्या सा बोलते हैं? इंडिकेटेड पावर बोलते हैं। ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी इज ऑलवेज, हाँ, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी का डेफिनेशन क्या होता है? ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी क्या होता है? ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय फ्यूल पावर, ठीक है। और इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी क्या होता है? इंडिकेटेड पावर डिवाइडेड बाय फ्यूल पावर, है ना। तो देखो, ब्रेक पावर, फ्यूल पावर तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी क्या होगा? ब्रेक पावर हमेशा क्या होता है? सिंगल सिलेंडर, अगर मैं सिलेंडर बनाऊं ऐसा, ठीक है, मैंने ऐसा डायग्राम बना के आपको दिखाया भी था, है ना। यहाँ पे फ्लाईव्हील लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो फ्यूल में पावर आया वो उसको हम लोग FHP बोलते हैं। जो पिस्टन पे पावर आया उसको हम लोग IHP, इंडिकेटेड हॉर्स पावर बोलते हैं, जो इसको हम लोग BHP बोलते हैं, ठीक है। तो फ्यूल में तो जितना हो गया वो तो है ही, इंडिकेशन में लॉस हो गया, क्योंकि यहाँ पे रेडिएशन लॉस होता है, मिक्सिंग लॉस होता है, हीट के कारण लॉस होता है, तो ये लॉस होकर के फ्यूल से इंडिकेटेड मिला पिस्टन पे। पिस्टन के बाद यहाँ पे फ्रिक्शनल लॉस होता है, फ्रिक्शनल हॉर्स पावर जिसको बोलते थे, पंपिंग लॉस होता है, तो ये सारे लॉस मिलकर हमको BHP मिलता है। तो इसका मतलब क्या है कि FHP सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद आएगा IHP और उसके बाद आएगा BHP, है ना। तो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी क्या होगा? हमेशा छोटा होगा, ऑलवेज लेस देन, ऑप्शन नंबर C, क्योंकि ब्रेक पावर कम है ना। एन इंजन ऑपरेटेड बिलो, अच्छा हाँ, हमारे इंजन स्पीड के हिसाब से 3 क्लासिफिकेशन था ना, 3 क्लासिफिकेशन। लो स्पीड इंजन, लेस देन 350 RPM, ठीक है। उसके बाद मीडियम स्पीड इंजन, ठीक है ना, 350 to 500 RPM। उसके बाद हाई स्पीड इंजन, 1000 RPM। और ये हमारा हाई स्पीड इंजन ग्रेटर देन 1000 RPM, ऐसा कुछ था। ये फिर से मैं कंफ्यूज हो गया हूँ मीडियम स्पीड इंजन में, इसको आप लोग देख लेना लेक्चर से। बट ये लेस देन 350 था, ये पक्का था। तो इंजन ऑपरेटिंग बिलो 350 RPM क्लासिफाइड एज लो स्पीड इंजन। इंजन RPM इन द रेंज ऑफ मीडियम स्पीड इंजन इज, हाँ, 350 से 1000 RPM तक मीडियम स्पीड इंजन। हाई स्पीड इंजन आर डिफाइंड एज ऑपरेटिंग अबव 1000 RPM।
ट्रैक्टर्स आर इक्विप्ड विथ हाई स्पीड इंजन रनिंग 2000 आरपीएम. Which type of engine generally manufactured as a slow to medium speed engine? Slow to medium speed engine. Slow to medium speed engine. Slow to medium speed engine में कौन सा इंजन हम लोग नॉर्मली मैन्युफैक्चर होता है? तो वो हॉरिजेंटल सिंगल सिलेंडर डीजल इंजन जो हम लोग पावर टिलर में यूज करते हैं. ठीक है, पावर टिलर का जो इंजन स्पीड होगा वो स्लो टू मीडियम होगा. स्लो टू मीडियम मतलब क्या? 350 to 1000 आरपीएम. पावर टिलर में जो इंजन की स्पीड होगी वो. वर्टिकल सिंगल सिलेंडर इंजन्स आर जनरली यूज्ड विच एप्लीकेशन हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी. यस, इसमें भी यूज होता है. पोर्टेबल इंजन्स फॉर पंपिंग एंड पावर थ्रेशर्स, मेराइन प्रोपल्सन्स, लोकोमोटिव इंजन्स, ये सभी में यूज होता है. ऐसा नहीं है वर्टिकल सिंगल सिलेंडर इंजन है. सिंगल सिलेंडर इंजन है, सब में यूज नहीं हो सकता. अर्थ मूविंग में सिंगल सिलेंडर यूज नहीं कर सकते. पोर्टेबल इंजन फॉर पंपिंग हाँ इसमें यूज कर सकते हैं. मेराइन प्रोपल्सन में भी सिंगल सिलेंडर यूजिंग नहीं होगा. लोकोमोटिव में भी यूजिंग नहीं होगा. तो इसका ऑप्शन नंबर बी है. इंजन ऑन प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के लिए कौन सा यूनिट है? 3500 आरपीएम. ये सब आना चाहिए आपको. विच ऑफ द फॉलोइंग नोट है टाइपिकल एप्लीकेशन लिस्ट ऑफ वर्टिकल सिंगल सिलेंडर हाई स्पीड इंजन? पोर्टेबल इंजन, पंपिंग, ऑपरेटिंग पावर, हेवी प्लॉइंग. हेवी प्लॉइंग के लिए हम लोग यूज नहीं कर सकते सिंगल सिलेंडर इंजन को. नोट है ना, मल्टी सिलेंडर इंजन चाहिए. इफ इंजन रन एट 1500 आरपीएम इट फॉल्स अंडर विच ऑफ द कैटेगरी? 1500 आरपीएम कहाँ पे आएगा? याद करो, 300, 350, 350 से 1000 और ग्रेटर देन 1000 हाई स्पीड इंजन. तो हाई स्पीड इंजन. 300 आरपीएम तो ये हो गया लो. 800 आरपीएम मतलब मीडियम और 250 आरपीएम मतलब हाई. तुम देख लो ऑप्शन में क्या है. फर्स्ट का लो, दूसरा का मीडियम, तीसरा का हाई. ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, थैंक यू. और भी आप लोग क्वेश्चन लगाते रहो एमसीक्यूज के, बट लेक्चर का वो देखते रहना, वो अपना टेक्स्ट बुक रेफर करते रहना, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है. कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है. कॉन्सेप्ट अगर रहेगा तो न्यूमेरिकल एमसीक्यू बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आप लोगों को. ठीक है.